फिर से त्रिवेणी एजुकेशनल ग्रुप के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास बिहार बोर्ड का 5 नंबर का जो है दूसरा क्वेश्चन को हम लोग आज करेंगे, तांबा का निष्कर्षण। आज हम लोगों का टॉपिक जो है वो है तांबा का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तांबा का निष्कर्षण, जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, तांबा के निष्कर्षण में हम लोग सबसे पहले देखना है तांबा के अयस्क, ओर्स ऑफ कॉपर, तांबा के अयस्क के बारे में। आज आप लोगों का जो कॉपर के निष्कर्षण से जो डर है वो आपका खत्म हो जाएगा। तांबा का निष्कर्षण देखिए, लिखल बात जो है हर जगह मिल जाएगा आपको, लेकिन इसको किस तरह से शॉर्ट वे में हमको लास्ट टाइम में एकदम आसान तरीका से कैसे याद करना है, मेन मोटिव इस पे रखना है कि किस तरह से जो है हम इसको किस तरह से गेन करें, किस तरह से इसको देखें कि एकदम परीक्षा के टाइम पे भी हमको याद रहे, परीक्षा हॉल में भी याद रहे। तो आप देख सकते हैं तांबा के अयस्क जो है, इस सारी बात को लिख दी गई है वीडियो को छोटा करने के चक्कर में। देखिए कहता है कि कॉपर पाइराइड्स, कॉपर पाइराइड्स का सूत्र है CuFeS2 और कॉपर के सबसे प्रमुख अयस्क भी इसी को माना जाता है, क्योंकि कॉपर पाइराइड्स से ही हम लोग तांबा का निष्कर्षण करते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं क्यूप्राइट है जिसका सूत्र है Cu2O। क्यूप्राइट का सूत्र क्या है? Cu2O। कॉपर ग्लांस है जिसका सूत्र है Cu2S। कॉपर ग्लांस का सूत्र है Cu2S। मैलेकाइट हम देखें तो CuOH के होल 2 और CuCO3। एजुराइट अगर कह दे तो बस मैलेकाइट के दुगना कर दें, 2 लगा दें, 2 CuOH के होल 2 CuCO3, तो ये आप देख सकते हैं कि एजुराइट का फॉर्मूला निकल जाता है। इसके बाद हम लोग देखें तो 3 भट्ठी लेना है। सबसे पहले हम लोग अगर हम बात करें तो 3 भट्ठी इसमें रखना है। कौन कौन भट्ठी है पहले नाम सोच लें। पहला भट्ठी है परावर्तनी भट्ठी। 3 भट्ठी पकड़ना है। देखो एकदम शॉर्ट वे में इसको पकड़ना कैसे है, तो 3 भट्ठी आपको लेनी है। पहला परावर्तनी भट्ठी, दूसरा भट्ठी कौन लेना है? वात्या भट्ठी। दूसरा हम लोग कौन सा भट्ठी लेंगे? वात्या भट्ठी। तीसरा कौन भट्ठी लेंगे? बेसेमर भट्ठी। 3 भट्ठी पकड़ लेनी। सामग्री पहले जुटाना है भाई। खाना बनाने जा रहे हैं तो भोजन बनाने जा रहे हैं और बर्तन लेवे नहीं किए, कढ़ाई छोड़ दिए, तो बनाइएगा कथरिया में सब्जी नहीं बनेगा। तो आपको पहले बर्तन इकट्ठा करना है। सबसे पहले अयस्क लेना है, मटेरियल। अब सब्जी बनावे गए, आलूआ छोड़ दिए तो बनैबा कुछ के सब्जी, पहले आलूआ चाहिए ना, तो पहले आलूआ जो है मटेरियल सब इधर ले लिए। कहाँ में हम बनाएंगे भाई? तो बर्तन में बनाएंगे, तो बर्तन लेने रखेंगे। अब सब चीज ले लिए। अब देखो इसको उपयोग कैसे करना है, किस तरह से हम डालें। अब पहले तेल डालेंगे कि पहले फोरन डालेंगे, ये सोचना आपको। ये सोचना कैसे, यही सोचने के लिए हम जो है आए हैं कि आपको सोचवाना है कि किस तरह से आप करें। सारा मटेरियल दिया हुआ है, पहले मटेरियल ले लेना है, उसके बाद लैंग्वेज खुद से बना देनी है। जिसको सोचने आ गया ना लैंग्वेज, वो लिख देगा। जिसको सोचने नहीं आ रहा है वो नहीं लिख पाएगा। तो देखिए कॉपर पाइराइड्स है CuFeS2, क्यूप्राइट है Cu2O, कॉपर ग्लांस है Cu2S, मैलेकाइट है CuOH के होल 2 CuCO3, एजुराइट है 2 CuOH के होल 2 CuCO3। हम लोग तांबा का निष्कर्षण करेंगे किससे? तो तांबा का निष्कर्षण करेंगे कॉपर पाइराइड्स। अब सोचिए कि आपको सब्जी जो है कई प्रकार के, एक दिन सब्जी मिल गया, फूलगोभी मिल गया, भंडा भी मिल गया, बैगन भी मिल गया, अलुआ भी मिल गया, तो क्या एक दिन सब चीज नहीं बनेगा। आपको धीरे धीरे करके बनाना है। पहले एक चीज कॉपर पाइराइड से हम लोग तांबा का निष्कर्षण करेंगे। एक दिन में एक ही चीज बनाना है। और ऐसा नहीं कि सब एक दिन मिल गया वो सब के धर के जो है बना दिए, एक दिन में डाल दिए, एक में सब कहेंगे मिक्सिंग सब्जी बनाए, टेस्टी लाएगा। देखिए यहाँ पे टेस्टी नहीं लाएगा, ये सब गोल हो जाएगा, लड्डू बट्टा लड्डू। देखिए कॉपर पाइराइड्स जो है आप देख सकते हैं कि कॉपर पाइराइड्स एक सल्फाइड अयस्क है।
CuFeS2, CuFeS2 एक सल्फाइड अयस्क है। और इस सल्फाइड अयस्क का सांद्रण हम लोग किस विधि से करते हैं ये आपको पता होगा। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि, फेन उत्प्लावन विधि से करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कॉपर पाइराइड्स एक सल्फाइड अयस्क है और सल्फाइड अयस्क का सांद्रण हम लोग फेन उत्प्लावन विधि से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि फेन उत्प्लावन विधि जो है इसमें हम लोग हल्के अयस्क का सांद्रण करते हैं और सल्फाइड अयस्क एक हल्का होता है और इसमें फेन के साथ चिपकने का भी गुण पाया जाता है। तो हम लोग कॉपर पाइराइड का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि से करेंगे। तो अगर सांद्रण पूछे कि किस विधि से करेंगे तो फेन उत्प्लावन विधि से। अब सांद्रण हो गया भाई, पहले धो लेना है। पहले मटेरियल सब्जी मिला था इसे इधर के फेंक दिए, पहले धोना है। अब उसको धोना है तो सबसे पहले वही कर रहे हैं, अशुद्ध अयस्क से शुद्ध अयस्क। अब आलूआ कवर के लाया, बालू तालू सब उकरा में लगल है, वैसे काट के भून दिए, पता चलेगा खाएगा तो मारेगा कड़ कड़। तो उस तरह का नहीं करना है आपको। पहले इसको करना क्या है, तो पहले सांद्रण करना है। सोचिए, एकदम बैठ जाना है सब्जी। जैसी परीक्षा हॉल में आया कॉपर के निष्कर्षण कहिए क्या सब्जी बनावे चल जाइए, दिमाग को भेजना है भंसा में सब्जी बनाने के लिए, भोजनालय में। वहां पे सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले कहना है कि एकदम सामान को इकट्ठा करो, कौन कौन सब्जी है। अब सब्जी इकट्ठा कर लिए, कॉपर पाइराइट्स है, क्यूपराइट है, कॉपर ग्लांस है, मैलेकाइट है, एजुराइट है। पहले एकदम सब्जी इकट्ठा हो गया। अब सोचेंगे कि हम बनाएं कौन सब्जी, तो सबसे सस्ता में कौन बन जाएगा, तो सबसे सस्ता में बन जाएगा कॉपर पाइराइट्स। तो कॉपर पाइराइट्स को पकड़ेंगे। अब इसको हम धोएंगे। धोने के लिए कौन सा विधि है, फेन उत्प्लावन विधि है। तो फेन उत्प्लावन विधि से इसको क्या करेंगे, सांद्रण करेंगे, धो देंगे। धो दिए इसको। अब धोने के बाद क्या करेंगे, तो कहता है 3 भट्ठी लेना है। सांद्रित अयस्क को 3 भट्ठी लेना है। पहला भट्ठी कहता है कि सर्वप्रथम सांद्रित अयस्क को परावर्तनी भट्ठी में डाल देते हैं। जब परावर्तनी भट्ठी में वायु के साथ गर्म करते हैं, तो जब इसको वायु के साथ गर्म करेंगे तो यह होगा क्या कि कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड में विघटित हो जाएगा। यह कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड में देखिए टूट गया, कॉपर सल्फाइड मिल गया और फेरस सल्फाइड मिल गया तथा अशुद्धि ऑक्सीकृत होकर सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल गया। पहले क्या लेना है, परावर्तनी भट्ठी। पहले परावर्तनी भट्ठी में डालेंगे। परावर्तनी भट्ठी में क्या होगा, तो कॉपर यानी कि आपका देख पा रहे कॉपर पाइराइट्स जो है वायु की उपस्थिति में जब इसको गर्म कर रहे हैं तो कॉपर सल्फाइड फेरस सल्फाइड का निर्माण होता है तथा सल्फर डाइऑक्साइड यानी अशुद्धि जो होता है वो क्या होता है, आपका बाहर निकल जाता है। इसके बाद हम लोग करते क्या है कि ये दोनों को, कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड को क्या करना है, कोक तथा बालू के साथ मिलाकर के, कोक और बालू दोनों को मिलाकर के। कोक किस लिए, तो भाई गरम कैसे करेंगे, जलाएंगे किसको, गरम क्यों कौन करेगा, तो कोक कोयला, कोयला को जलाएंगे। ये बालू लेंगे SiO2, ये दोनों के साथ मिलाकर के इसको बात्या भट्ठी में डाल देते हैं। अब बात्या भट्ठी में इसको डालेंगे तो बात्या भट्ठी में कहता है कि फेरस सल्फाइड जो है ये वायु से रिएक्शन करता है। फेरस सल्फाइड वायु से रिएक्शन करता है यानी भर्जित होता है, तो भर्जित होकर के फेरस ऑक्साइड देता है। इसका नाम क्या है, फेरस ऑक्साइड। ये फेरस ऑक्साइड देता है, फेरस ऑक्साइड। अब ये फेरस ऑक्साइड जो है फेरस ऑक्साइड बनता है तथा अशुद्धि भी सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब कहता है कि यह जो फेरस ऑक्साइड है FeO, ये फेरस ऑक्साइड है। ये फेरस ऑक्साइड क्या करता है कि SiO2 बालू, ये बालू से संयोग करता है, बहुआ सूत्र है बालू के, ये बालू से संयोग करता है तो फेरस सिलिकेट धातु मल का निर्माण करता है। फेरस सिलिकेट क्या है, धातुमल है। धातुमल किसको कहते हैं, तो कहता है कि गैंग तथा फ्लक्स आपस में मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण करता है उसको धातुमल कहते हैं। यानी कह दिया जाए चोर और पुलिस आपस में मिल जाए तो समाज की गंदगी बन जाता है। देखिए चोर
प्लस पुलिस, नहीं अगर दोनों मिल जाए, चोरा पुलिस, चोरियों करे वाला और पुलिस पकड़ों वाला, तो ये दोनों अगर मिल जाए तो क्या बन जाएगा? समाज के गंदगी, समाज के गंदगी। उसी प्रकार से कहता है कि अगर गैंग और फ्लक्स आपस में मिलता है तो धातु मल का निर्माण करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका फेरस ऑक्साइड है, ये सिलिकॉन ऑक्साइड है, दोनों आपका मिल गया तो फेरस सिलिकेट FeSiO3 बन गया, जिसको हम धातु मल कहते हैं। अब चलेंगे बेसेमर भट्ठी में। बेसेमर भट्ठी में कहता है कि कॉपर सल्फाइड तथा बचे हुए फेरस सल्फाइड, जो बच गया है वात्या भट्ठी जिसको गला नहीं पाया, जिसको वात्या भट्ठी नहीं गला पाया, जो बचा हुआ है, तथा कहता है कॉपर सल्फाइड तथा बचे हुए फेरस सल्फाइड को बेसेमर भट्ठी में डालते हैं। जब बेसेमर भट्ठी में डालते हैं तो कहता है कि यहाँ कॉपर सल्फाइड जो है, ये कॉपर सल्फाइड वायु से संयोग कर यानी कि भर्जित होकर के कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है, और यहाँ भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में, अशुद्धि के रूप में बाहर निकल जाता है। अब देखिए कहता है कि यह बना हुआ कॉपर ऑक्साइड जो है, क्यूप्रस ऑक्साइड जो है, क्यूप्रस ऑक्साइड है, इसका नाम लिखेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड। ये क्यूप्रस ऑक्साइड जो है ये क्या करता है, तो यह बचे हुए कॉपर सल्फाइड से संयोग कर लेता है, यानी कि उसी भट्ठी में जो नहीं गल पाया है, जो नहीं रिएक्शन कर पाया है, वो बचे हुए कॉपर सल्फाइड से कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड रिएक्शन करता है और तांबा का निर्माण कर लेता है, तथा इसमें देख सकते हैं अशुद्धि बाहर निकल रहा है। इस प्रकार से प्राप्त तांबे को फफोलेदार तांबा कहते हैं। इस प्रकार से प्राप्त तांबे को क्या कहते हैं? फफोलेदार तांबा कहते हैं, जो 98% शुद्ध होता है। 98% क्या होता है? शुद्ध होता है। इस प्रकार से जो प्राप्त तांबा है ये 98% शुद्ध होता है, 2% इसमें भी अशुद्धि पाया जाता है। अब 2% अशुद्धि है, अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 2% अशुद्धि है, भाई हमको शुद्ध करना है इसको। अब इसको शुद्ध करने से पहले एक सेकंड राउंड हम लोग चलेंगे, पहले इसको आप समझ लीजिए, दूसरा राउंड में एकदम बांध देना है। पहले देखिए कॉपर पायराइड्स, यस सबसे पहले एकदम मटेरियल को इकट्ठा करो, क्या क्या लेना है। कॉपर पायराइड्स लेनी है। कॉपर पायराइड्स का सूत्र होता है CuFeS2। क्यूप्राइट लेनी है Cu2O, क्यूप्राइट का सूत्र क्या है? Cu2O। फिर लेना है कॉपर ग्लांस Cu2S। फिर लेनी है मैलेकाइट CuOH2 CuCO3। फिर लेनी है एजुराइट, एजुराइट का सूत्र क्या कहता है? 2CuOH2 CuCO3। आपको किससे प्राप्त करनी है? कॉपर पायराइड से। कॉपर पायराइड से हम लोग तांबा का निष्कर्षण निम्नलिखित चरण में करते हैं। सर्वप्रथम कॉपर पायराइड्स का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि से करते हैं। सांद्रित अयस्क को क्या करते हैं? जो सांद्रित अयस्क को परावर्तनी भट्ठी में वायु की उपस्थिति में भर्जित करते हैं तो क्यूप्रस सल्फाइड तथा फेरस सल्फाइड का निर्माण होता है और अशुद्धि भी ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत होकर बाहर निकल जाता है। इसके बाद क्यूप्रस सल्फाइड तथा फेरस सल्फाइड को कोक तथा वालू के साथ मिलाकर के वात्या भट्ठी में डालते हैं। वात्या भट्ठी में कहता है कि फेरस सल्फाइड वायु में से भर्जित होकर के फेरस ऑक्साइड का निर्माण करता है तथा यहाँ भी अशुद्धि ऑक्सीकृत होकर के बाहर निकल जाती है। इसके बाद कहता है कि फेरस ऑक्साइड जो है ये बालू से संयोग करके फेरस सिलिकेट धातुमल का निर्माण कर लेता है। फेरस सिलिकेट धातुमल का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। और इसके बाद कहता है कि कॉपरस सल्फाइड तथा बचे हुए फेरस सल्फाइड को, जो बच गया है जिसको गला नहीं पा रहा, कहता है कि क्यूप्रस सल्फाइड तथा बचे हुए फेरस सल्फाइड को बेसेमर भट्ठी में डालते हैं। अब बेसेमर भट्ठी में कहता है कि क्यूप्रस सल्फाइड वायु से संयोग कर क्यूप्रस ऑक्साइड का निर्माण करता है तथा अशुद्धि भी ऑक्सीकृत होकर बाहर निकल जाता है। इसके बाद कहता है कि क्यूप्रस ऑक्साइड बचे हुए क्यूप्रस सल्फाइड से संयोग कर तांबा का निर्माण करता है। इस प्रकार से प्राप्त तांबे को फफोलेदार तांबा कहते हैं, जो 98% शुद्ध होता है। अब इसका शुद्धिकरण करेंगे। इससे पहले अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप ले सकते हैं, आपको साफ साफ दिख जाएगा।
चलिए अब हम लोग चलेंगे तांबा का शुद्धिकरण। तांबा का शुद्धिकरण, जैसा कि आपको पता है आप देख सकते हैं कि 98% तांबा जो है फफोलेदार तांबा प्राप्त हुआ, जो 98% ही शुद्ध था। वो 2% अशुद्धि है, उसको दूर करेंगे। तो कहता है कि तांबा का जो है, तांबा का शुद्धिकरण वैद्युत अपघटन विधि से करते हैं। वैद्युत अपघटन विधि, वैद्युत अपघटन विधि। इसमें क्या करते हैं कि एक बर्तन लेते हैं, ध्यान से एकदम सुनना, एक बर्तन लेते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा, एक बार में क्लियर नो, बोर्ड पर यानी कि वीडियो को रोक रोक के जो है आप लिख लीजिए अगर नहीं ज्यादा दिक्कत है तो। कहता है कि एक बर्तन में कहता है कि एक अशुद्ध तांबा का मोटा छड़ लेते हैं। एक अशुद्ध तांबा का मोटा छड़ लिए और एक शुद्ध तांबा का पतला छड़ लेंगे। एक अशुद्ध तांबा का मोटा छड़ और एक शुद्ध तांबा का पतला छड़ लेते हैं। अशुद्ध तांबा का मोटा ले रहे हैं, अशुद्ध तांबा का पतला छड़ लेंगे। अशुद्ध तांबा का मोटा छड़, अशुद्ध तांबा का क्या लेते हैं, पतला छड़। ये मोटका जो ले रहे हैं छड़वा, ये दोनों को एनोड कहते हैं। अशुद्ध तांबा का मोटा छड़ लेते हैं, इसको एनोड कहते हैं। तथा शुद्ध तांबा का ये जो पतला छड़ लिए हैं, इसको कैथोड कहते हैं। शुद्ध तांबा के जो पतला छड़ लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। इसमें कहता है कि वैद्युत अपघट के रूप में अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। वैद्युत अपघट के रूप में क्या लेते हैं, अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। वैद्युत अपघट के रूप में आप देख पा रहे होंगे अम्लीय कॉपर सल्फेट CuSO4, अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं, जो वैद्युत अपघट के रूप में कार्य करता है। एकदम ध्यान से सुनना। कहता है कि तांबा का शुद्धिकरण करने के लिए सर्वप्रथम एक बर्तन में अशुद्ध तांबा का मोटा छड़ लेते हैं, जो एनोड का कार्य करता है, तथा शुद्ध तांबा का पतला छड़ लेते हैं, जो कैथोड का कार्य करता है। शुद्ध तांबा का पतला छड़ लेते हैं, जो कैथोड का कार्य करता है, अशुद्ध तांबा का मोटा छड़ लेते हैं, जो एनोड का कार्य करता है। तथा इसमें अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं, जो वैद्युत अपघट का क्या करता है, कार्य करता है। अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं, जो वैद्युत अपघट का कार्य करता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो शुद्ध तांबा जो है ये कहां मिलता है, कैथोड पर, और अशुद्धि एनोड पर। अशुद्धि कहां मिलेगा, एनोड पर। शुद्ध तांबा कहता है कैथोड पर और अशुद्धि जो है एनोड पर। तो हम लोग लिखना क्या है, अगर लिखने की बारी आती है तो कहेंगे कि सर्वप्रथम एक बर्तन में अशुद्ध तांबा का मोटा छड़ लेते हैं, जो एनोड का कार्य करता है, तथा अशुद्ध तांबा का पतला छड़ लेते हैं, जो कैथोड का कार्य करता है तथा इसमें अम्लीय कॉपर सल्फेट CuSO4 का
विलयन लेते हैं जो वैद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो शुद्ध तांबा कैथोड पर और अशुद्धि एनोड पर मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। बोलिए यहां तक में किसी को कोई समस्या है? एक बार पढ़ के सुना देते हैं, खाली लिखल है एकदम ठेठ में। कहता है सर्वप्रथम एक बर्तन में अशुद्ध तांबा का मोटा छड़ लेते हैं जो एनोड का कार्य करता है, तथा शुद्ध तांबा का पतला छड़ लेते हैं जो कैथोड का कार्य करता है, तथा इसमें अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं जो वैद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो शुद्ध तांबा कैथोड पर तथा अशुद्धि एनोड पर प्राप्त होता है। अब उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा तांबा का। अगले वीडियो में हम लोग एल्युमिनियम के निष्कर्षण को देख लेंगे। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे और क्लियर भी हो गया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, हट जाते हैं थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लीजिएगा। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, वो शेयर कर दीजिए।